हेलो स्टूडेंट्स, आपका टैगोर पीजी कॉलेज ट्यूटोरियल ऐप में मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। माय नेम इज़ अमित रमन और मैं आपको फिजिक्स की कुछ एक चीज़ें बताऊंगा जो बीएससी फर्स्ट और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर से रिलेटेड होंगी। हम लोग आज बात करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। इट इज द फर्स्ट यूनिट ऑफ बीएससी फर्स्ट ईयर एंड बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर। इसके लिए बड़ा ही यूजफुल टॉपिक है ये, और कंपटीशंस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो हमारा जो मेन टॉपिक आज का रहेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हिंदी में इसे बोला जाता है, हिंदी में हम इसे बोलते हैं निर्देश तंत्र। क्या नाम देते हैं इसको हम? निर्देश तंत्र। तो हिंदी में भी हम साथ के साथ इसके बारे में डिस्कशन करते रहेंगे, इसके बारे में बात करते रहेंगे। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस या निर्देश तंत्र, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो बात है वो क्या होगी, हम बात करेंगे कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या निर्देश तंत्र है, कहते किसे हैं? देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस या निर्देश तंत्र ऐसा ऑब्जेक्ट और सिस्टम होता है जिसके रिस्पेक्ट में किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को डिस्क्राइब किया जाता है। पोजीशन ऑफ पार्टिकल। तो ऐसा ऑब्जेक्ट और सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू विच वी कैन डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। निर्देश तंत्र क्या होता है? ऐसा पिंड या निकाय होता है जिसके सापेक्ष किसी कण की स्थिति को ज्ञात किया जाता है। तो अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो निर्देश तंत्र ऐसा पिंड या निकाय होता है जिसके सापेक्ष किसी कण की स्थिति को ज्ञात किया जाता है। और अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसी को इंग्लिश में मैं अगर आपको एक्सप्लेन करना चाहूं तो मैं इसको इस तरह से बोल सकता हूं, ऑब्जेक्ट और सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू विच वी कैन डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। बहुत सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस होते हैं, बहुत सारे निर्देश तंत्र होते हैं, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल, लेकिन हम यहाँ बहुत ही सिंपल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे जिसे कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, जिसे कार्तीय निर्देश तंत्र कहते हैं। क्या बोला जाता है इसे? कार्तीय निर्देश तंत्र, कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है? एक ओरिजिन पॉइंट होता है O और तीन एक्सिस x, y एंड z विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जो कि परस्पर लंबवत होते हैं। जो कैसे होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं। तीन अक्ष हैं, तीनों एक्सिस सपोज x, y एंड z, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये क्या है? परस्पर लंबवत है। और निर्देश तंत्र की जो गुण है, प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? फ्रेम ऑफ रेफरेंस की प्रॉपर्टीज या गुण क्या होना चाहिए? निर्देश तंत्र एक तो सरल, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा होना चाहिए? इजी होना चाहिए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा होना चाहिए? आसान होना चाहिए, इजी होना चाहिए, जिसे समझने में आसानी रहे। जैसे मैं बात करता हूं इसकी, इस एक्स वाई जेड यानी कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, कार्तीय निर्देश तंत्र की या कार्तीय निर्देशांक पद्धति की या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की, इसकी अगर बात करते हैं तो ये बड़ा ही इजी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और ये सब जगह इजीली यूजेबल है या अवेलेबल है, इसको बोलते हैं। दूसरा क्या है? अंडरस्टूड होना चाहिए भैया। मतलब क्या हो? समझ में आए। हम कोई ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ना बना लें जिससे समझने में ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो, ज्यादा जटिल हो, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं होना चाहिए। तीसरी जो प्रॉपर्टी है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो क्या है?
द फ्रेम ऑफ रेफरेंस शुड बी यूनिवर्सल। कैसा होना चाहिए वो? यूनिवर्सल होना चाहिए, मतलब सर्वमान्य होना चाहिए, जो पूरे के पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट करे या सिस्टम को बताए, इस तरह का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए। समझ आ गई बात आप सबको? थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूंगा पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की पोजीशन। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि दो तरह से पोजीशन ऑफ पार्टिकल हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एक क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने लिया, दैट इज origin x, y and z, x, y and z। एक पॉइंट P यहां है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y and z। अब आप कोऑर्डिनेट्स x, y and z है, इस बात को समझते हो शायद। कोऑर्डिनेट्स x, y and z है, इस बात को आप समझते हो। मतलब इस पॉइंट की x एक्सिस से जो डिस्टेंस है दैट इज x। कितनी डिस्टेंस है ये? x डिस्टेंस है। y एक्सिस से जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल y, और जो z एक्सिस से डिस्टेंस है दैट इज z। अब मैं एक पोजीशन वेक्टर r वेक्टर यहाँ पर पोजीशन वेक्टर एक r वेक्टर बता दूंगा, जो पोजीशन वेक्टर क्या बताएगा कि इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसकी डिस्टेंस कितनी है। तो r वेक्टर आप 11th क्लास से पढ़ते रहो, x i कैप, y j कैप, z k कैप, इस तरह से पढ़ते रहो। या r वेक्टर इज इक्वल टू आप लोग पढ़ते रहो x वेक्टर प्लस y वेक्टर प्लस z वेक्टर। इस तरह से पोजीशंस आप डिस्क्राइब करते आ रहे हो। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। i कैप, j कैप, k कैप आप समझते हो, these are the unit vector along x axis, j cap is the unit vector along y axis and the k cap is unit vector along z axis। अब अगर मैं इसका मॉड कैलकुलेट करता हूं, मॉड का मतलब आप सब समझते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू। अगर किसी को समझने में प्रॉब्लम है तो आप ये समझ लो, द स्क्वायर ऑफ फैक्टर ऑफ x, फैक्टर ऑफ i कैप, j कैप और k कैप, इनका स्क्वायर कर दो और आपस में इनको। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ये पोजीशन कैलकुलेट कर लेते हैं। इट इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। एक तरह से हम इसकी पोजीशन ऑफ पार्टिकल ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। अगला जो हमारा सिस्टम है, इसको मैं अब कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट्स पोजीशन ऑफ पार्टिकल। कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग पोजीशन ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक डायग्राम को अज्यूम करेंगे। ये हमारा है x एक्सिस, इट इज y एक्सिस, इट इज z एक्सिस।
जैसा कि आपको मालूम है कि इसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप, इसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर जे कैप और जेड एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर इज के कैप। इट इज ओरिजिन, ये मूल बिंदु है। कोई पार्टिकल P यहाँ इस पॉइंट पर सिचुएटेड है, कोई पार्टिकल P इस पॉइंट पर सिचुएटेड है वेयर x y z इज द कोऑर्डिनेट। अच्छा, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर इज r y। ठीक है, अब मैं इसकी नेमिंग कर देता हूं। सपोज इट इज A B C D E F एंड दिस इज पॉइंट P। ओके, अब मैंने क्या किया, O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया B के ऊपर इस तरह से। आप इस एरो के साइन को भी ध्यान रखेंगे, इस तरह से एरो का साइन। ये एरो का साइन जो है वो इस तरह से। ठीक है जी, अब ये जो डिस्टेंस है ए बी दैट इज एक्स, ओ सी इज ऑल्सो एक्स, ए एफ इज वाई, सिमिलरली ओ ई इज ऑल्सो वाई, सी डी इज वाई, बी पी इज वाई। अच्छा, ई डी इज एक्स, एफ पी इज ऑल्सो एक्स, ये भी क्या है? एक्स है। तो एक्स वाई जेड। अच्छा, जेड डायरेक्शन कौन सी? ओ इज द जेड डायरेक्शन, ओ इज द जेड डायरेक्शन। इससे इधर जाएंगे तो एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन और ये जेड डायरेक्शन। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ सी वेक्टर दैट इज एक्स वेक्टर और एक्स आई कैप, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से अगर मैं आपको कहता हूं पी बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू वाई वेक्टर और वाई जे कैप, इट इज ऑल्सो करेक्ट। अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूं ओ ए इज इक्वल टू, वेक्टर्स यहां पे भी लगाएंगे हम, वेक्टर इज इक्वल टू पी डी वेक्टर दैट इज जेड वेक्टर और जेड की है, ये इससे थोड़ा सा सेपरेटेड है से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम लोग ले लेते हैं ट्राइंगल ओ बी पी। इन ट्राइंगल ओ बी पी, तो आप इसमें ट्राइंगल लॉ लगाओ, क्या बनेगा? ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर प्लस बी पी वेक्टर। देन आर वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी कितना है? दैट इज जेड वेक्टर, ओ बी इज ऑल्सो जेड वेक्टर, तो जेड वेक्टर प्लस बीपी कितना है? वाई वेक्टर। इसको एक इक्वेशन आप एज्यूम कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, अब आप क्या करो, एक ट्रायंगल लो ओ ए एंड बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी, ये डिस्टेंस। देन ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। ठीक है, ये क्या बनेगा? तो ओ बी हमने इतना कैलकुलेट कर लिया। अब आप ज्यादा लंबी कैलकुलेशन ना करना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, इस इक्वेशन 2 को
इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो तो आपके पास क्या बनेगा, OP वेक्टर इज इक्वल टू OB की वैल्यू पुट करो, दैट इज OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर प्लस BP वेक्टर। ठीक है, आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो। एक्चुअली OB को हम लोग Z के इक्वल जो है वो पुट नहीं करेंगे क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है, इसको OB की वैल्यू हम कुछ ना कुछ एज इट इज ही रखेंगे। OB की वैल्यू जो है Z में पुट करेंगे अपने, दैट इज OB वेक्टर इटसेल्फ, ये OB वेक्टर ही है। तो हमारे पास क्या बनेगा, OP वेक्टर इज इक्वल टू हाउ मच, OA is what, OA is Z and AB is X, BP is Y। तो ये क्या बन जाएगा, OP वेक्टर इज इक्वल टू X, Y एंड Z वेक्टर, या R वेक्टर इज इक्वल टू XI कैप, YJ कैप प्लस Z के। ये इक्वेशन जो है हमारे पास आ जाएगी। इसने हमें क्या दिया है, इसने हमें दिया है पोजीशन ऑफ पार्टिकल। आप इसका मॉड कैलकुलेट करोगे, सेम जो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आंसर है या ये पोजीशन ऑफ द पार्टिकल है। यहाँ तक आपको बात समझनी होगी, बस इतना है। यहाँ ध्यान रखना आपको, OB इज परपेंडिकुलर ऑन O2B। क्लियर? चलिए अब हम इसको मैं ड्रिल कर देता हूं। देखिए अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस की। टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, F.O.R, इट मींस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्रों के प्रकार। हम यहां पर दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ेंगे। एक तो होगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसे हम बोलते हैं जड़त्वीय निर्देश, जिसे हम क्या बोलते हैं, जड़त्वीय निर्देश। और जो दूसरा होगा हमारा, दैट विल बी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसे हम बोलते हैं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। इन दो तरह के निर्देश तंत्रों के बारे में हम बात करेंगे, इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो पहला जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, पहला जो निर्देश तंत्र है, दैट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पहला है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी जड़त्वीय निर्देश तंत्र। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या जड़त्वीय निर्देश तंत्र को समझने के लिए हमें एक छोटी सी बात मालूम होनी चाहिए कि जड़त्व क्या होता है। जड़त्व किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी होती है, वो गुण होता है जो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट विच अपोजेस द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ इटसेल्फ, अपने आप अपनी अवस्था परिवर्तन का वो विरोध करता है। जब तक हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते, जब तक हम उस पर बाहरी बल नहीं लगाते, तो जड़त्व का मतलब ये है। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो डेफिनेशन में ऐसे दूंगा कि यदि किसी कण पर बाहरी बल अनुपस्थित है
यदि किसी कण पर बाहरी बल अनुपस्थित है तो ऐसा निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष किसी कण की गति त्वरण रहित दिखाई दे उसे हम जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। यानी ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें किसी कण की स्थिति कैसी दिखाई दे? त्वरण रहित दिखाई दे, जब तक कि पार्टिकल पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं है, यानी बाहरी बलों की अनुपस्थिति में। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द पार्टिकल, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू विच पोजिशन ऑफ द पार्टिकल और मोशन ऑफ द पार्टिकल सीम्स विदाउट एक्सेलरेशन। मतलब इसके अंदर एक्सेलरेशन, त्वरण जो होगा वो जीरो होगा, ये बात ध्यान रखनी है। अब एक्सेलरेशन जीरो है, इसमें दो बातें हमें ध्यान रखनी है। पहली क्या है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाय dt। पहली बात क्या है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाय dt, ये ध्यान रखनी है। अब ए दो तरह से जीरो हो सकता है, या तो वेलोसिटी जीरो देन ए जीरो हो जाएगा, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर ए वेलोसिटी कांस्टेंट है, इफ v इज कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है देन एक्सेलरेशन इज आल्सो जीरो, बिकॉज क्या होता है? इफ v इज कांस्टेंट देन डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। तो दो तरह से दो कंडीशन में एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है, या तो पार्टिकल स्टेशनरी हो, अब पार्टिकल की बात नहीं कर रहे हैं हम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे हैं, या तो निर्देश तंत्र कैसा हो? स्थिर हो, या नियत वेग से गतिशील हो, नियत वेग से गतिशील हो, या तो पार्टिकल स्टेशनरी हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। जब ऐसा पार्टिकल होगा, ऐसा निर्देश तंत्र होगा, तो वो कैसा होगा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। तो जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे बीएससी के बाद जैम और उसके एग्जाम होते हैं, तो उसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप एमएससी के लिए एंट्रेंस देते हो, तो उसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन इज जीरो। हम उसको स्टेशनरी मान के सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्व जो सोल्यूशन है वो जल्दी से निकल आएगा। तो क्या है कि एक्सेलरेशन, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए एक्सेलरेशन जीरो आ रहा है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए, अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात मैंने की, तो सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ आप सबको मालूम है, क्या है? F इज इक्वल टू dp बाय dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स एज p इक्वल टू mv। 9th क्लास की बात है ये। देन F इज इक्वल टू d mv अपॉन dt। F इज इक्वल टू m dv बाय dt। m इज ए कांस्टेंट वैल्यू, मास कांस्टेंट होता है, तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, हमारे पास एक इक्वेशन ये बन जाएगी। ठीक है भाई। अब मैंने बोला है dv बाय dt इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, देन f जो है वो हमें कितना मिलेगा? ma। लेकिन अगर मैं यहां पर फोर्स जीरो कर देता हूं, हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स को जीरो कर देता हूं, अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स को क्या करता हूं? जीरो करता हूं, तो मेरे पास क्या कंडीशन आएगी? मेरे पास कंडीशन आएगी, इस वाली इक्वेशन में रख के देखो, जीरो इज इक्वल टू m dv बाय dt, और या m dv बाय dt इज इक्वल टू जीरो, dv बाय dt इज इक्वल टू जीरो, m जीरो अपॉन एनीथिंग जीरो, then dv by dt is what? Acceleration. Acceleration is zero. और acceleration जीरो दो तरह से हो सकता है, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था हमने। वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी इज जीरो मीन्स स्टेशनरी और कांस्टेंट। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इससे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। इफ पार्टिकल इज इन रेस्ट, will be in rest or moving with constant velocity,
moving with constant velocity will continue to move till the external forces are not applied. External forces are not applied. अगर मैं ये अप्लाई करूंगा तो फोर्स लगेगा, और फोर्स की वैल्यू क्या होगी? F इक्वल टू एम ए। ये बात क्लियर है? तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमें क्या देता है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमें बताता है कि भाई पार्टिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कर रहा है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है हमें एक्सेलरेशन 0 दे रहा है। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेकंड इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, या अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अब देखिए, अगर किसी कण पर बाहरी बल अनुपस्थित है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? आपको डेफिनेशन भी लिखनी होगी एग्जाम में, तो आप क्या लिखोगे? ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें किसी कण की गति त्वरित दिखाई दे। कैसे दिखाई दे? त्वरित दिखाई दे, उसको हम क्या बोलते हैं? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र बोलते हैं। मतलब एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0, जिसमें निर्देश तंत्र कैसा हो? 0 के बराबर, जिस निर्देश तंत्र में त्वरण क्या हो? जो 0 से इक्वल ना हो। क्लियर है? या द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू विच मोशन ऑफ द पार्टिकल seems accelerated while the external forces are not applied, जबकि बाहरी बल उस पर आरोपित ना करें। अर्थ कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? अर्थ कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? इट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन हम क्या करते हैं? सारी की सारी कैलकुलेशन इस अर्थ पर रह करते हैं, तो अर्थ को हम इनर्शियल मानकर सारी कैलकुलेशन करते हैं। तो हम क्या कहेंगे? अर्थ इज ए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आज की क्लास में मैं आपको रिकैप कर देता हूं। हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस या निर्देश तंत्र क्या होता है। मैंने आपको बताया ऐसा पिंड या निकाय होता है जिसके सापेक्ष किसी कण की स्थिति को ज्ञात किया जाता है। फिर मैंने आपको सिंपल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताया, एक्स, वाई और जेड। ठीक है, दो तरह से बना सकते हैं इसको हम, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, दो तरह से इसको बनाया जा सकता है। तीसरा मैंने आपको बताया कि दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल, मतलब जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। इसके अंदर a इज इक्वल टू 0 होगा, इसके अंदर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये बात आपको याद रखनी है। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे हम फिर नए वीडियोस के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।